अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज़ में लेक्चर 8 का थर्ड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें जो हमारे 2 मॉड्यूल्स रह गए थे 39 एंड 40 वो कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद मॉड्यूल 39 व्हिच इज़ वर्चुअलाइजेशन फॉर डेटा सेंटर ऑटोमेशन। डेटा सेंटर क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये वर्ड। डेटा सेंटर एक लार्ज फैसिलिटी होती है, एक सिक्योर, एक स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग या फिर एक रूम आप कह सकते हैं कि होता है, जिसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की तादाद में कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक वेयर हाउस की तरह होता है, जिसमें सर्वर्स, कंप्यूटर्स, स्टोरेज सिस्टम्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनको बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए और यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। नाउ क्लाउड के अंदर डेटा सेंटर का क्या रोल है? क्लाउड पर ओवर द इंटरनेट आप जितनी भी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे होते हैं, वो सारी किसी डेटा सेंटर के अंदर होस्ट की जा रही होती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप अपना गूगल फ़ोटोज़ में, गूगल ड्राइव में जितना भी डेटा स्टोर करते हैं, वो आपका ये तमाम डेटा इन वेयर हाउसेज़ में, डेटा सेंटर्स में स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि आपकी तरह के और लाखों करोड़ों यूज़र्स हैं, तो इसलिए इन बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है ओवर द क्लाउड यूज़र्स की डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब लोग बिलियंस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं बहुत सिक्योर और बड़े डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। तो एक डेटा सेंटर एक क्लाउड के लिए उसकी फ़िज़िकल बैकबोन की तरह होता है, जिसके बगैर क्लाउड ऑपरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, डेटा सेंटर ऑटोमेशन क्या होती है? इसकी ईज़ीएस्ट मीनिंग है कि क्योंकि लाखों यूज़र्स, मिलियंस की तादाद में यूज़र्स होते हैं क्लाउड के, तो उन सबको ऑटोमैटिकली रिसोर्सेज़ एलोकेट करना, उनके लिए रिसोर्सेज़ रिज़र्व करना, ये डेटा सेंटर ऑटोमेशन के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक वेबसाइट खोली, तो उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज़ होंगे, बैकएंड पे वो तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली असाइन कर दी जाएँगी। उसके लिए किसी ह्यूमन इंटरैक्शन की, किसी मैनुअल एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डायनामिक प्रोविज़निंग हो रही होती है, ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज़ मैनेज किए जा रहे होते हैं, एलोकेट किए जा रहे होते हैं, कस्टमर्स के लिए रिज़र्व किए जा रहे होते हैं। ये सारा प्रोसेस क्योंकि डायनामिकली हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, बगैर किसी ह्यूमन इंटरैक्शन के, तो इसलिए इसको डेटा सेंटर ऑटोमेशन कहा जाता है। नाउ कस्टमर्स को जो ये रिसोर्सेज एलोकेट करने का प्रोसेस है, ये इसमें ऑटोमेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? कोई इंसान मैनुअली बैठ के भी तो ये काम कर सकता था। बट इनिशियल स्टेजेस में ऐसा होता था, बट लेटर क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बढ़ा और बहुत ज़्यादा लोग क्लाउड की तरफ आने लगे, तो वर्चुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने लगी। यानी कि लोग जो है वो वर्चुअली रिसोर्सेज़ यूज़ करने लगे और इस्तेमाल करने लगे, सर्विसेज़ लेने लगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर डेटा सेंटर ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनुअली बैठ के रिसोर्सेज़ असाइन करना आपको खुद भी पता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए वर्चुअलाइजेशन की वजह से जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो इंस्टेंटली क्रिएट हो जाती हैं जैसे ही कोई कस्टमर डिमांड करता है, और जो रिसोर्सेज़ हैं वो तमाम यूज़र्स को डायनामिकली एलोकेट कर दी जाती हैं। डायनामिकली का मतलब है कि बगैर किसी ह्यूमन इंटरैक्शन के, बगैर किसी मैनुअल एफर्ट के, यूज़र की डिमांड पर खुद ब खुद सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम होता है और वो खुद ब खुद असाइन कर देता है। नाउ जो कंपनीज़ होती हैं, जिनके डेटा सेंटर्स होते हैं, उनके कुछ गोल्स होती हैं। फर्स्ट इज़ परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। यानी कि एक कस्टमर अगर कोई रिसोर्स डिमांड करता है, तो कितना ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस दे पा रहा है आपका क्लाउड रिसोर्स, और कितना ज़्यादा आपकी सर्विस रिलायबल है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपकी सर्विस कितना ज़्यादा टाइम बगैर क्रैश हुए चल पा रही है, लोग उसको बगैर किसी प्रॉब्लम के एक्सेस कर पा रहे हैं ईज़िली, तो ये चीज़ रिलायबिलिटी में आती है। तो ये सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये डेटा सेंटर्स के ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको मेक श्योर करना, और क्वालिटी अपनी सर्विस की उसको मेंटेन रखना। सेकंड गोल होता है हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप उनको 100% कंप्लीटली इस्तेमाल करें, कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना जाए। यानी कि आप अपने सर्वर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी इस्तेमाल करें। ये चीज़ एफिशिएंटली यूजेज में आती है कि आप कितना एफिशिएंटली काम निकलवा पा रहे हैं अपने सर्वर्स से, अपने सिस्टम से। थर्ड गोल होता है कॉस्ट सेविंग। मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है, जो आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट आ रही है, आप किस तरह एफिशिएंटली उसको रिड्यूस कर सकते हैं।
ये चीज़ भी जो डेटा सेंटर्स के ओनर होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। हमने अभी ऊपर बात की हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, यानी हम किस तरह से अपने सिस्टम को अपने रिसोर्सेज की मैक्सिमम कैपेसिटी अवेल कर सकती हैं ताकि हमारा कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना जाए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है रिसोर्स वेस्टेज की। फॉर एग्जांपल कि एक सर्वर है जिसमें ये टोटल 4 कोर्स हैं और 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की हर कोर है, यानी इस तरह की 4 कोर्स हैं। फॉर दोज हू डोंट नो कि कोर क्या होता है, हमारे सीपीयू के अंदर एक इंडिविजुअल फिजिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसका काम होता है सिस्टम से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को रीड करना और उनको एग्जीक्यूट करना। तो 4 कोर हैं एक सर्वर के अंदर और 16 GB रैम, यानी 16 GB की स्टोरेज स्पेस है। अब इस फिजिकल सर्वर पर 2 वर्चुअल मशीन्स होस्ट की जा रही हैं। हर वर्चुअल मशीन 2 कोर इस्तेमाल करती है और 4 GB रैम यूज़ करती है, यानी स्टोरेज स्पेस। टोटल हमारे पास सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी है 16 GB, लेकिन 2 वर्चुअल मशीन्स 4-4 यानी इन टोटल 8 GB रैम यूज़ कर रही हैं सिर्फ। सो इन टोटल उस सर्वर की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी का सिर्फ 50% यूज़ हो रहा है, यानी 16 GB रैम में से सिर्फ 8 GB रैम यूज़ हो रही है। तो हमारा जो रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी रिसोर्स वेस्ट हो रही है, पावर वेस्ट हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस होने के बजाय और बढ़ रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सर्वर कंसोलिडेशन, यानी कम सर्वर्स पर ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स होस्ट की जाएं। कैसे की जाएंगी? वर्चुअल मशीन्स माइग्रेट करके। हमने वर्चुअल मशीन माइग्रेशन का एक मॉड्यूल पढ़ा था, तो उसमें हमने रीजंस पढ़े थे कि क्यों की जाती हैं वर्चुअल मशीन्स माइग्रेट। तो उसमें एक रीज़न था सर्वर कंसोलिडेशन का, कि अगर एक सर्वर पर 5 वर्चुअल मशीन्स होस्ट की जा रही हैं और एक सर्वर पर 1 रन की जा रही है, तो हम पहली वाले सर्वर से कुछ वर्चुअल मशीन्स को माइग्रेट कर देंगे दूसरे वाले पे, ताकि लोड बैलेंस हो सके और रिसोर्सेज एफिशिएंटली इस्तेमाल हो सकें। तो इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेस आइडल हार्डवेयर। आइडल का मतलब होता है बेकार। तो इस मेथड की सर्वर कंसोलिडेशन के मेथड के ज़रिए हमारा कोई भी हार्डवेयर बेकार नहीं जाएगा, सारी चीज़ें सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली इस्तेमाल होंगे। हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट सेव कर रहे होंगे और जितने भी हमारे अनयूज्ड सर्वर्स हैं जिन पर कोई भी वर्चुअल मशीन्स होस्ट नहीं की जा रही हैं, उनको हम शट डाउन कर देंगे अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के लिए और अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। नाउ वर्चुअलाइजेशन का ऑटोमेशन के अंदर क्या रोल है? नाउ वर्चुअलाइजेशन क्या होती है हम पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं। ऑटोमेशन के ज़रिए वर्चुअलाइजेशन का सारा प्रोसेस डायनामिक हो जाता है, ऑटोमेटेड हो जाता है। जैसे कि जब भी कोई कस्टमर किसी रिसोर्स की डिमांड करता है, उसकी डिमांड के मुताबिक फ़ौरन से डायनामिकली रिसोर्सेज उस यूज़र को एलोकेट कर दिए जाते हैं बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। फिर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए वर्चुअल मशीन्स को माइग्रेट कर दिया जाता है दूसरे सर्वर्स पर, और ये सारा प्रोसेस भी ऑटोमेशन की वजह से डायनामिकली हो रहा होता है। फिर वर्चुअल मशीन्स के लिए उनका स्टोरेज स्पेस बनाना और उनके डेटा को स्टोर करने के लिए वर्चुअल डिस्क्स बनाना, ये सारा काम ऑटोमेशन के ज़रिए डायनामिकली हो रहा होता है। फिर क्लाउड सिस्टम्स की इंटीग्रेशन की जा रही होती है ऑटोमेशन के ज़रिए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि 2 चीज़ों को आपस में किसी एक लिंक के ज़रिए जोड़ देना। तो जो क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं और जो बिलिंग सिस्टम्स होते हैं, जिनके ज़रिए आप जितना यूज़ कर रहे होते हैं क्लाउड रिसोर्सेज, वो सब चीज़ें मेजर की जा रही होती है ताकि उस बेसिस पर आपको चार्ज किया जा सके। तो इन सब चीज़ों के साथ इंटीग्रेशन कर दी जाती है, ऑटोमेशन कर दी जाती है वर्चुअलाइजेशन में। यहाँ पर आपको एक होटल की एग्जांपल दी गई है, एक एनालॉजी दी गई है ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। फॉर एग्जांपल कि एक होटल में जो रूम्स हैं वो सर्वर्स हैं और जो गेस्ट उस रूम में स्टे कर रहे हैं वो वर्चुअल मशीन्स हैं। तो अगर हम लोग ऑटोमेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो ऑटोमेशन के बगैर क्या होगा? कौन से कस्टमर को कौन-सा रूम चाहिए, कितने रूम्स खाली हैं, कितने कस्टमर्स को चेक इन करना है, कितने कस्टमर्स चेकआउट करने वाले हैं, कितने कस्टमर को कितने दिन के लिए चाहिए, कितने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई इंसान मैनुअली बैठ के मैनेज कर रहा होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए रूम्स असाइन करना कस्टमर्स को, जो गेस्ट होंगे उनको। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम अपने अब जो रूम्स जो हैं वो एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे और ज़्यादातर रूम्स खाली रह जाएंगे। बट ऑटोमेशन अगर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर हमारा सिस्टम ऑटोमेटेड होगा, तो सारी चीज़ें सिस्टम पर लाइव अपडेट हो रही होंगी। ये कौन से कमरे फिल हैं, कौन से कमरे एम्प्टी हैं, कौन से कस्टमर्स कितने दिन के लिए रुक रहे हैं और कौन से कस्टमर्स को कितने दिन के लिए चाहिए। हर चीज़ इन्फॉर्मेशन जब आपके सामने होगी, ऑटोमेटेड होगी, तो हम एफिशिएंटली तमाम कस्टमर्स को रूम असाइन कर पा रहे होंगे।
तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि डेटा सेंटर एक ऐसी फैसिलिटी होती है, एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसा रूम की तरह होता है जिसमें सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क डिवाइसेज़ होती हैं और क्लाउड को होस्ट किया जा रहा होता है डेटा सेंटर्स के अंदर। फिर डेटा सेंटर ऑटोमेशन क्या होता है कि यूज़र्स को ऑटोमैटिकली, डायनामिकली रिसोर्सेज़ एलोकेट करने का जो प्रोसेस होता है, वो डेटा सेंटर ऑटोमेशन कहलाता है। और इस सब की ज़रूरत पड़ी क्यों? बिकॉज़ ऑफ वर्चुअलाइज़ेशन। डेटा सेंटर बनाने के पीछे मेन गोल्स ओनर की क्या होता है? सबसे पहले तो वो परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सके, अपनी सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन रख सके, रिलायबिलिटी को मेंटेन रख सके। दूसरा, अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सके बगैर कोई रिसोर्स वेस्ट किए। थर्ड, अपनी कॉस्ट को किस तरह एफिशिएंटली कम किया जा सके। ये तमाम मेन गोल्स होते हैं डेटा सेंटर ओनर्स के लिए। फिर रिसोर्स वेस्टेज, यानी रिसोर्स हमारे वेस्ट कब होते हैं? जब हमारे सर्वर अंडर यूटिलाइज होते हैं, यानी उनकी जितनी कैपेसिटी है उससे कम काम लिया जाता है उनसे, तब हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। इस प्रॉब्लम, ये जो रिसोर्स वेस्टेज की प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सर्वर कंसोलिडेशन, यानी कि वर्चुअल मशीन्स को माइग्रेट कर देना ऐसे सर्वर्स पर जिस पर लोड कम है। इसका फ़ायदा क्या होगा? हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम अपनी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। उन सर्वर्स को शट डाउन करके जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहे, और अपनी जो पावर कंज़म्पशन है, यानी हर सर्वर अपने अपने रिसोर्सेज को ऑपरेट करने के लिए जो पावर यूज़ कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। पावर कंज़म्पशन रिड्यूस कर सकते हैं हम बिकॉज़ ऑफ सर्वर कंसोलिडेशन। फिर हमने पढ़ा कि वर्चुअलाइजेशन का डेटा सेंटर ऑटोमेशन में क्या रोल होता है? डायनामिक प्रोविजनिंग, रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली एलोकेट करना। वीएम माइग्रेशन, वर्चुअल मशीन को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में माइग्रेट करना रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए। थर्ड, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल मशीन्स के लिए वर्चुअल स्टोरेज क्रिएट करना और क्लाउड सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करना, लिंक करना बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। सो मॉड्यूल 39 यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर 8, विच इज़ मॉड्यूल 40, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का सिंपल बेसिक मतलब होता है कि एक फिज़िकल नेटवर्क के ऊपर एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक स्कूल है जिसका एक फ़िज़िकल नेटवर्क है, यानी एक वाईफ़ाई, एक राउटर लगा हुआ है केबल्स और राउटर्स के ज़रिए, तो वो फ़िज़िकल नेटवर्क्स है जो केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी जो केबल्स होती हैं इनके ज़रिए ऑपरेट किया जा रहा होता है। तो जो उस स्कूल का नेटवर्क है वो फ़िज़िकल नेटवर्क है और उसके ऊपर वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट किए गए हैं। कैसे? कि वो स्कूल एक फ़िज़िकल नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके वो स्टूडेंट वाईफ़ाई को और एडमिनिस्ट्रेशन वाईफ़ाई को सेपरेट कर रहा है। तो फ़िज़िकल नेटवर्क क्या होगा? जो ऑल ओवर नेटवर्क होगा, और जो वर्चुअल नेटवर्क होगा जो इस फ़िज़िकल नेटवर्क पर क्रिएट किया गया है वो ये स्टूडेंट वाईफ़ाई या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाईफ़ाई होगा, जिसको एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए सेपरेट किया गया होगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिन नेटवर्क को एक्सेस ना कर सकें। इवन दो कि ये दोनों लोग, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होगा, ये दोनों सेम फिजिकल राउटर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, इनका नेटवर्क सेम फिजिकल राउटर से आ रहा होगा, बट स्टिल एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए वर्चुअली नेटवर्क क्रिएट करके इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। तो ये कहलाती है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, कि किसी फिजिकल नेटवर्क के ऊपर वर्चुअल नेटवर्क्स को क्रिएट कर दिया जाए। एक फिजिकल नेटवर्क एक से ज़्यादा मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स को सपोर्ट कर सकता है, जैसा अभी मैंने एग्जांपल में बताया। ये जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का आइडिया है, इसका एक कोर कॉन्सेप्ट है डीकपलिंग, यानी आइसोलेशन, सेपरेशन। क्योंकि हमने पढ़ा कि एक फिजिकल नेटवर्क पर मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स हम रख सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो इनको उन मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स को आपस में आइसोलेटेड रखना, एक दूसरे से सेपरेट रखना ज़रूरी है। तो इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें केबल्स, राउटर्स, आईएसपीज यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो लोकल प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके ज़रिए आपके घरों में, ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में नेटवर्क आ रहा होता है, तो इनको सेपरेट करना किससे? वर्चुअल नेटवर्क से, जो कि यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो यूज़र्स हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनको कोई आइडिया नहीं होता कि वो जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन से फिजिकल नेटवर्क पे होस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनको अपना एक कस्टम वर्चुअल नेटवर्क मिल रहा होता है, जिसके अलावा वो किसी दूसरे वर्चुअल नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाते ड्यू टू डीकपलिंग। ये जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर हम देखते हैं क्या होता है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पीएनआईसी
यानी फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो फिजिकल नेटवर्क होता है उसका रियल कार्ड होता है। सेकंड, VNIC वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उस फिजिकल नेटवर्क से कनेक्टेड जितने वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं उन तमाम वर्चुअल नेटवर्क्स का ये वर्चुअल एनआईसी कार्ड होता है। फिर इन दोनों एनआईसीज को, जो फिजिकल एनआईसी है और जो वर्चुअल एनआईसी है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए वी स्विच होता है, वर्चुअल स्विच, जो आपस में दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है। ये एक बेसिक नेटवर्क और वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर होता है, बेसिक। तो आपको इजी समझने के लिए यहाँ पे फ्लो दिया हुआ है कि एक वर्चुअल मशीन होती है, उससे कनेक्टेड होता है एक वर्चुअल एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर वो एक वी स्विच से कनेक्ट होता है, जिसके बाद वो वी स्विच एक फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से कनेक्टेड होता है, जिसके बाद वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे होते हैं। और ये सारा इतनी लेयरिंग क्यों की जाती है? सिर्फ इसलिए कि फिजिकल नेटवर्क पर जितने मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स होस्टेड हैं उनको आपस में आइसोलेट रखा जा सके। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी कि स्कूल का अगर नेटवर्क है तो उसमें जो दो वर्चुअल नेटवर्क्स होस्टेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाईफाई और स्टूडेंट्स का वाईफाई, तो वो आपस में एक दूसरे को एक्सेस ना कर पाएँ, इसलिए ये वी स्विच होता है बीच में। अब जो ये वर्चुअल नेटवर्क होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वर्चुअल नोड्स जो कि वर्चुअल मशीन्स से कनेक्टेड होते हैं, और वर्चुअल लिंक्स जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो इस पूरे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का की फीचर क्या है कि हम एक फिजिकल नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स को होस्ट कर सकते हैं, और ये तमाम वर्चुअल नेटवर्क्स इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, आपस में आइसोलेशन होती है इनकी और एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते। नाउ मल्टी प्रोवाइडर सपोर्ट में क्या होता है, एक वर्चुअल नेटवर्क जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल प्रोवाइडर्स से ले सकता है। यानी फॉर एग्जांपल एक ऐप है जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर और AWS दोनों प्रोवाइडर्स से इंफ्रास्ट्रक्चर ले रही है, बट स्टिल वो एक नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक रिमोट है जो आपके टीवी को भी कंट्रोल कर सकता है, आपके डीवीडी प्लेयर को भी कंट्रोल कर सकता है, और आपके साउंड सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है। तो वो मल्टीपल प्रोवाइडर्स से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन स्टिल वो एक नेटवर्क है। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोवाइडर सपोर्ट। नाउ हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट इज़ VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। नाउ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें डिवाइसेस को लॉजिकली सेपरेट कर दिया जाता है। जितनी भी डिवाइसेस वर्चुअल लैन से कनेक्टेड होती हैं वो ऐसे ही एक्ट करती हैं जैसे वो किसी एक सिंगल फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इवन अगर वो डिवाइसेस फिजिकली सेपरेटेड हैं, अलग अलग लोकेशंस पर हैं, स्टिल वो ऐसे एक्ट करती हैं कि वो तमाम डिवाइसेस एक सिंगल फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें सिंपली जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक फिजिकल नेटवर्क होता है, उसमें एक लॉजिक लेयर क्रिएट करके मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे वो तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी 3 ब्रांचेज़ है, एक कराची में, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। तीनों कंपनीज़ का जो HR डिपार्टमेंट है वो एक वर्चुअल लैन के साथ कनेक्टेड है। तीनों ऑफिसेज़ की लोकेशन अलग-अलग है, उनके नेटवर्क्स अलग-अलग हैं, बट उनका एक डिपार्टमेंट एक सिंगल वर्चुअल लैन के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज़ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमने पढ़ा था कि VPN हम लोग जो है क्यों यूज़ करते हैं, एक ओवर द इंटरनेट एक सिक्योर कम्युनिकेशन, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें टनलिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है कि जो आपका रिस्ट्रिक्टेड डेटा होता है, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल डेटा होता है, उनको, यानी कि आपकी जो प्राइवेट डेटा होता है उसको पब्लिक पैकेट्स में कवर अप करके ओवर द इंटरनेट ट्रांसफ़र किया जाता है। पूरा हमने पीछे एक मॉड्यूल पढ़ा है VPN के ऊपर, तो ये सेम वही चीज़ है। एग्जाम्पल आपको दी हुई है कि VPN के ज़रिए जो रिमोट एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑफ़िस के अलावा किसी दूसरी लोकेशन पे बैठकर ऑफ़िस के फ़िज़िकल नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। आपने भी हो सकता है बहुत बार VPN यूज़ किया हो, कोई इंटरनेशनल वेबसाइट यूज़ करने के लिए जिसमें लोकेशन की रिस्ट्रिक्शन होती है। तो VPN के ज़रिए आप वर्चुअली किसी दूसरी लोकेशन पर मौजूद फिजिकल इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एनालॉजी आपको दी हुई है कि एक बिल्डिंग है विच इज़ लाइक अ फिजिकल नेटवर्क। उस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल ऑफिसेज हैं विच आर वर्चुअल नेटवर्क्स।
नाउ ये अलग अलग ऑफिसेज जो हैं ये सेम बिल्डिंग के अंदर है, बट हर ऑफिस की अपनी सेपरेट स्पेस है, सेपरेट कम्युनिकेशन है। इसी तरह से नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए एक फिजिकल नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट किए जा सकते हैं। नाउ चैप्टर ये मॉड्यूल हमारा खत्म हो गया, चैप्टर 8 खत्म हो गया। समरी देख लेते हैं। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि फिजिकल नेटवर्क के ऊपर वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करना। फिर इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इस आर्किटेक्चर के। वीएनआईसी वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कनेक्ट किया जाता है पीएनआईसी से, फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। और ये दोनों वीएनआईसी और पीएनआईसी आपस में एक वर्चुअल स्विच के जरिए कनेक्टेड होते हैं, जो एक हाइपरवाइजर के अंदर होता है। हाइपरवाइजर क्या होता है, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं हम, पता होना चाहिए आपको। हाइपरवाइजर फिजिकल सिस्टम को वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करने के लिए आपस में बीच में एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा होता है। तो ये जो वर्चुअल स्विच होता है ये हाइपरवाइजर के अंदर होता है। देन हमने पढ़ा कि वर्चुअल नेटवर्क जो होता है वो दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। वर्चुअल नोड्स जो कि वर्चुअल मशीन्स होती हैं, और वर्चुअल लिंक्स जो कि कनेक्शंस होते हैं आपस में। इन वर्चुअल मशीन्स आपस में इन वर्चुअल लिंक्स के जरिए कनेक्टेड होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक सेम फिजिकल नेटवर्क के ऊपर एक से ज़्यादा मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि फिजिकल नेटवर्क को वर्चुअल नेटवर्क से सेपरेट करने के लिए डीकपलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। दैन हमने पढ़ा कि वर्चुअल नेटवर्क जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोवाइडर्स ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि वो एक फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, वो एक से ज़्यादा फिजिकल नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। फिर नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की दो की टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी। वर्चुअल लैन जिसमें एक फिजिकल नेटवर्क को लॉजिकली ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वीपीएन जिसमें ओवर द इंटरनेट एक सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर आपको इस पूरे लेसन 8 के कुछ की एग्जाम पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। ये एक काफ़ी बड़ा चैप्टर था हमारा, टोटल 8 मॉड्यूल्स थे इसमें, फ्रॉम 33 to 40। पहले वाले पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन बिलो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।